नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपकी लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है, उसके लिहाज से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी की मैराथन क्लास। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी की लैब असिस्टेंट के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबको कवर करने वाले हैं और संपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक न रह जाए और बिल्कुल हर टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बढ़िया ही उपयोगी है। और ये जो मेरे नोट्स है ये हर एग्ज़ाम जो भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम उसके लिए उपयोगी है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है नोट्स में, तो हम उतना नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम के लिए बनाए हुए नोट्स है मेरे द्वारा। तो हम सिर्फ अपनी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उनके लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 206 पेज का ये नोट्स है मेरे पास। तो एक और बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चार आप शुरू में, मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देखने के बाद अगर आपको 4-5 मिनट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए उपयोगी है नहीं, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसलिए चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी साइकोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक सामान्य जानकारी, मैं एक कथन बता देता हूँ। एबिंगहॉस का एक मनोवैज्ञानिक, उनका कथन है दोस्तों, मनोविज्ञान का अतीत है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन जो इनका इतिहास है बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास तो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जबकि अतीत है वो 400 ईस्वी से इनका प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो ऐसे ही जानकारी थी। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शब्द इसका सर्वप्रथम प्रयोग है 1590 में रूडोल्फ गोयकर ने किया था। किसने किया था? रूडोल्फ गोयकर ने किया था। जो इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम 1590 में प्रयोग किया था दोस्तों। मनोविज्ञान का जनक है दोस्तों वो अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दोस्तों दर्शन शास्त्र से हुई है, इसलिए मनोविज्ञान की जननी है वो हम दर्शन शास्त्र को कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह कहा जाता है। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन या यूनानी कह सकते हैं, हम ग्रीक कह सकते हैं, ये सब एक ही है। तो इनकी यूनानी भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगोस शब्द से मिलकर हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें साइकी क्या अर्थ है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। दोस्तों, जो साइकोलॉजी है वर्तमान में इनको हम व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार का अध्ययन। तो सबसे पहले जो हमारी साइकोलॉजी थी उसको क्या कहा जाता था? आत्मा, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर उसके बाद में इसको कहा जाने लगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर इसको कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान, और फिर इसको वर्तमान में जो जेबी वॉटसन है उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनके अनुसार अब इसको कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। तो इस तरह इन्होंने अपने अलग अलग रूप बदले हैं। तो इनकी जब उत्पत्ति हुई शुरू में तो इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, इसलिए साइकी प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना, उससे यही सिद्ध होता है कि शुरू में इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर मन मस्तिष्क का, इस तरह इसमें बदलाव आते गए समय के अनुसार। तो इस तरह ये साइकी प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, इसी शब्द के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और जो डेकार्टे है आदि ने के द्वारा मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान इनका द्वारा कहा गया। इसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा वो अमान्य हो गई। इस तरह ये अनेक जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी वो धीरे धीरे अमान्य होती गई। वर्तमान में जो मान्य सिद्धांत है वो व्यवहारवाद है, वो इनका मान्य सिद्धांत जो भी जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया दोस्तों। तो ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में एक और मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, पोम्पोलॉजी। कौन है? पोम्पोलॉजी। तो उन्होंने इसको फिर क्या कहा? मनोविज्ञान को कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जो दोस्तों साइकोलॉजी मन और मस्तिष्क एक ही होते हैं, इनको अलग अलग हम नहीं कह सकते। मन और मस्तिष्क को साइकोलॉजी में एक ही माना जाता है। तो पोम्पोलॉजी आए, उन्होंने इसको 17वीं शताब्दी में फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 16वीं शताब्दी में आपको बताया आत्मा का विज्ञान कहा था इन्होंने। अरस्तु, प्लेटो, उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा था। और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइल्स ये सभी आए, जेम्स अली आदि ने के द्वारा मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान कहा गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और इनका भी अर्थ अपूर्ण होने के कारण यह परिभाषा भी फिर अमान्य हो गई। फिर बाद में विलियम वुंट ने जर्मनी में, जो विलियम वुंट है उन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर, ये पॉइंट दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो ये पॉइंट है, विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या जनक माना जाता है। इन्होंने दोस्तों जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होने वाला दोस्तों, जब इन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की उसी समय 1879 के समय ही मनोविज्ञान है वो जब 1819 तक तो वो दर्शन शास्त्र का एक विषय हुआ करता था। इसके बाद में ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन गया मनोविज्ञान। और वर्तमान में जो इसकी अवधारणा चल रही है दोस्तों वो व्यवहारवाद चल रही है दोस्तों। तो विलियम मैकडूगल ने जो उनकी पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसके प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द है उसकी कड़ी निंदा की थी। इसलिए धीरे धीरे ये सभी जो पहले परिभाषाएं दी गई थी दोस्तों वो ख़त्म होती गई और नए नए विचार इसमें आते गए दोस्तों। तो ये 20वीं शताब्दी में जाकर जो जे.बी. वाटसन था उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा इसको, और इनकी व्यवहारवादी सिद्धांत है वो सामने आया और वर्तमान में आज तक यही प्रचलित है। तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन हो गए? हमारे वाटसन व्यवहारवाद के जनक हो गए। तो उन्होंने कहा, वाटसन तथा जो व्यवहारवादी है उनका मानना है कि वंशानुक्रम में वो विश्वास कम करते दोस्तों और वातावरण में वो अधिक विश्वास करते। दोस्तों जो कोटेशन है, जो उनकी लाइन है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य है वो ऐसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये उनके द्वारा कही गई लाइन है दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना जरूर। इन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा कि तुम बनाना चाहते हो। इन्होंने ये बात कही थी। तो ये व्यवहार में विश्वास करते थे, वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे, व्यवहार में विश्वास करते थे। तो ये इन्होंने कहा था कि तुम कोई भी बालक ला के दे दो मुझे, तुम जैसा बनाना चाहते हो उसी में वैसा बना दूंगा, ये वाटसन ने कहा था। इसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी बातें कही, तो उनको जो भी इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट है उनको ही हम याद करेंगे। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये दो बहनें थी दोस्तों। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में को बच्चों की शताब्दी कहा। इन्होंने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट आपके ऐसे कैसे आ सकता है कि 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किन के द्वारा कहा गया? 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया था? क्रो एंड क्रो दो बहनें थी। ठीक है, और अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए डायरेक्ट कुछ पॉइंट है जो ऐसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है डायरेक्ट उनके द्वारा। तो मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो वो है थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है जैसा कि मैंने बताया था आपको विलियम वुंट, जिन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी में लिप्सिंग नामक स्थान पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है वो भी विलियम वुंट को माना जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ऑलफॉर्ट। नेक्स्ट है मौलिक व्यवहारवादी है स्किनर। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास का इतिहास है उसकी बात कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। पेस्टोलॉजी ने ही अपनी 3.5 वर्ष का पुत्र था दोस्तों पेस्टोलॉजी का, उन्होंने अपनी 3.5 वर्ष के पुत्र पर इसका अध्ययन किया और इन्होंने एक किताब लिखी बेबी बायोग्राफी वो तैयार की। 3.5 वर्ष का इनका बच्चा था, उन्होंने उस पर ही पेस्टोलॉजी ने प्रयोग किया और बेबी बायोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई और कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया था? वो थी पेस्टोलॉजी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं हमारी एग्जाम के हिसाब से दोस्तों। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत वो लगभग 1930 से माना जाता है दोस्तों। हमारे भारत की बात करें तो भारत में बहुत लेट जाकर 1930 से जाकर बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। जो अभिवृद्धि है और विकास, अभी हम अभिवृद्धि और विकास वो पढ़ने वाले हैं, तो इनमें क्या अंतर है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो अभिवृद्धि की बात कर लेते हैं, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन वो अभिवृद्धि है। संकुचित अर्थ है ये, बाह्य स्वरूप है, कुछ समय पश्चात ये रुक जाता है, केवल आकार बदलने से संबंधित है, सीधे नापा तोला जा सकता है, परिमाणात्मक है, मात्रात्मक है, संख्यात्मक है, रचनात्मक है और ये विवृद्धि सूचक है। ये इनके पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा अगर विकास की बात करें तो ये संपूर्ण पक्षों में होने वाली जो परिवर्तन है उसको हम विकास कहेंगे। एक व्यापक अर्थ है विकास का दोस्तों, बाह्य और आंतरिक स्वरूप, जीवन पर्यंत चलता रहता विकास दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाला है विकास और संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है, सीधे मापन इसका संभव नहीं है।
परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का हम कह सकते हैं, वो जबकि वो परिमाणात्मक ही था। और रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों तरह का है। विवर्ती सूचक एवं हास्य सूचक है दोस्तों ये। इस तरह अभिवृद्धि और विकास में हमको कोई भी पॉइंट दिया जा सकते हैं कि अभिवृद्धि से संबंधित कौन सा सत्य है, विकास से संबंधित कौन सा सत्य है। ऐसे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों हम विकास की परिभाषाएं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो गेसल है उनके अनुसार विकास की क्या परिभाषा है दोस्तों। तो इन्होंने कहा था कि विकास एक परिवर्तन है, क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यता एवं विकास विशेषताओं का विकास होता है। ये आपको परिभाषाएं दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि ये किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन दे सकते हैं अलग अलग, तो ये गेसल के द्वारा दी गई दोस्तों। ब्रूनर था, उन्होंने क्या कहा, विकास किसी भी अवस्था में हो सकता है और कुछ भी सीखा जा सकता है, किसी भी अवस्था में हमारा विकास हो सकता है दोस्तों। बर्क था, इसका कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद रखिएगा। बर्क मोदी ने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने गर्भावस्था से और लास्ट तक जो विकास होता है परिपक्व अवस्था तक, उनको विकास का वहाँ तक विकास का अध्ययन किया जाता है। श्रीमती हरलोक थे, उन्होंने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे विकास होता है तो उसमें अलग अलग परिवर्तन आते रहते। तो श्रीमती हरलोक थे, उन्होंने इसको 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया कि किस तरह परिवर्तन आता है। आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है दोस्तों। आकार में कैसे परिवर्तन होता है दोस्तों, जो हमारे स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सर है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब और अन्य अंगों की तुलना में उसका सर है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो धीरे धीरे उसमें कम होता जाता है और पुराने चिन्हों का लोप होता जाता है। अलग अलग हमारे अंग बनते जाते हैं शरीर के अंदर और बाहर, अलग अलग रूपों में हमारे अंदर परिवर्तन आते जाते हैं और नवीन चिन्हों का उदय होता जाता है। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाती है, ये सभी हमारे नए चिन्ह आ जाते हैं। तो विकास के अलग अलग नियम है, वो देख लेते हैं हम। तो इनमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, आप नाम देख लो। समान प्रतिमान का नियम, क्रमबद्धता का नियम, जो विकास है क्रमानुसार होता है, इनके नाम के अनुसार इनका अर्थ है, तो ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सतत विकास का नियम और परस्पर संबंध का नियम, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, निश्चित दिशा का नियम। तो एक होता है मस्त का, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मस्त का दुमुखी नियम, निश्चित दिशा का नियम है, क्योंकि जो विकास होता है ना वो सिर से पैर की तरफ अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है हमारा विकास। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्तकोद्मुखी नियम क्या है। तो हमारा जो विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की तरफ होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा है जो अपने सिर को हिलाता है, फिर धीरे 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 जब वो बैठने लगता है, फिर लास्ट में जाके वो खड़ा होता है, उसके पैर का विकास सबसे बाद में होता है। इसलिए इसको कहा जाता है मस्तक अधोमुखी, मस्तक से अधोमुखी, मस्तक से पैर तक का विकास होता है। तो सबसे पहले मस्तक का विकास होता है, उसके बाद में और अन्य अंगों का विकास होता है, लास्ट में जाके पैर का विकास होता है। इसलिए इसको मस्तकोद्मुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा निकट दूर का नियम और व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, विकास की गति में भिन्नता का नियम, अंत्यक्रिया का नियम, वर्तुलाकार का नियम, विकास में परिवर्तन का नियम, पूर्वानुमान पूर्वकथन भविष्यवाणी का नियम, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अलग अलग खतरे होते हैं, विकास की अवस्थाओं में अलग अलग खतरे होते हैं। ये पॉइंट ऐसे कैसे उठा के आपके सामने क्वेश्चन में पुट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको ऐसे कैसे बता रहा हूँ। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। प्रारंभिक विकास प्रवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। वंशानुक्रम में वातावरण के गुणनफल का नियम। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सिर्फ कारक देख लो, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, आपसे हम इतना डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं हम सिर्फ उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो है वंशानुक्रम। बिल्कुल, वंशानुक्रम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे विकास को प्रभावित करने में। तो ये विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों से जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती है उन्हें वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहा जाता है दोस्तों। तो वंशानुक्रम के अलग अलग सिद्धांत वो हमें नहीं पढ़ने दोस्तों। बीज में इनका हम सिर्फ नाम देख लेते हैं। बीज में इनका जनन, दृश्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, गोल्टन की नींव संख्या की बायोमेट्री का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत और वंशानुक्रम के नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, वातावरण
दूसरा प्रभाव है वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण का विकास बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो यह विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण क्या होता है, उसको ढकने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण का हमारे विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है उसी से हम सीखते हैं, और वही हमारे धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आता जाता है, हमारे अंदर वो चीज़ आती जाती, डेवलप होता जाता है। तो ये हमारे विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। रोज कहता है कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वही वातावरण है। ठीक है, वातावरण के अंतर्गत वाला के एक उच्च संगठित ऊर्जा को, ठीक है, वातावरण के अंतर्गत निम्न विकास कारक है वो विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है जो वातावरण के अंदर हमारे विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है पारिवारिक वातावरण, और ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ कही, तो उतना हम डीप में नहीं पढ़ेंगे। परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है जो हमारे वातावरण है, जो हमारे विकास है उसको प्रभावित करती है। तो परिवार के अंतर्गत बहुत चीज़ें हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करती है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, माता पिता का असंतोषजनक जो व्यवहार है, व्यवहारिक जीवन है, वो हमारे विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। पक्षतापूर्ण व्यवहार है, अत्यधिक ममता व लाड प्यार है, वो हमारे विकास को प्रभावित करता है। कठोर नियंत्रण और अनुशासन और जन्म क्रम, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। और एक विद्यालय वातावरण अलग अलग प्रकार हो सकता है, हमारे परिवार का वातावरण, हमारा विद्यालय का वातावरण, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो विद्यालय का अंतर्गत भी अनेक कारक है, जैसे विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा है, अनुचित शिक्षण विद्या क्या है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, बालक को समस्या कहकर उसकी अवहेलना करना, शिक्षक का व्यवहार, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। आस पड़ोस, मित्र साथी, सिनेमा, परंपराएं, रीति रिवाज, पूर्वाग्रह, खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक वातावरण, जलवायु, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित। मनोवैज्ञानिक वातावरण, अभिप्रेरणा, पुनर्वर्णन, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, निर्देशन, परामर्श सामग्री, जनसंचार के माध्यम, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। परिपक्वता एवं अधिगम, तो दोस्तों जो परिपक्वता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा किया था। और अभी हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वो शुरू होने वाला है दोस्तों। हम पढ़ने वाला है विकास की अवस्थाएं। इनसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर ध्यान देके पढ़ना दोस्तों। जो अवस्थाएं अलग अलग हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग अवस्थाएं बताइए। तो हम देख लेते हैं सामान्य जो अवस्था की उम्र क्या होती है। तो जो गर्भावस्था है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक वो अवस्था कहा जाती है गर्भावस्था। शिशुअवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक को शिशुअवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। ठीक है, टीनेज होती है जिसमें टीन आता है, 13 14, तो टीनेज उसको कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था होती है 18 के बाद की प्रौढ़ावस्था, जैसा कि आप सब लोग एग्जाम दे रहे हो तो आप सब प्रौढ़ हो। हाँ दोस्तों, और शिशुअवस्था है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपके ऐसे कैसे क्वेश्चन में पुटअप हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं शिशुअवस्था को किस किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों शिशुअवस्था है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शिशुअवस्था है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, 0 से लेकर 3 वर्ष तक। ये कहा जाता है भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है शिशुअवस्था को। सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने कहा था इसको। 0 से 3 वर्ष होती है शिशुअवस्था। संस्कारों के निर्माण की आयु कहा जाता है इसको। सीखने की आयु कहा जाता है इसको। नाजुक अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था, खतरनाक अवस्था, और लोग ने कहा था ये खतरनाक अवस्था है। खिलौने की आयु, और ठीक है, खिलौने की आयु, जो शिशुअवस्था है उसको खिलौने की आयु कहा जाता है दोस्तों। शिशुअवस्था क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु। और खिलौने के अगर काल पूछा जाए तो हमारा होगा पूर्व बाल्यकाल होगा वो नर्सरी स्कूल इन पूर्व विद्यालय आयु, टोली पूर्व आयु, प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये सभी इनके अलग अलग नाम है, शिशुअवस्था के नाम दिए गए हैं। तो शिशुअवस्था, तो दोस्तों हमने शिशुअवस्था के अलग अलग नाम देख लिए। अब शिशुअवस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अलग अलग विचार दिए अपने, उन्होंने अलग अलग इनके बारे में कहा है। तो क्या क्या कहा उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने शिशुअवस्था के बारे में कहा है दोस्तों कि जीवन की पहले 4-5 वर्षों में बालक का भावी जीवन की नींव रखी जाती है। तो 4-5 वर्ष का उनका उम्र होती है, उनमें उनके भावी जीवन की नींव रखी जा सकती है दोस्तों। जो वैलेंटाइन उन्होंने कहा था कि सीखने का आदर्श काल है। वाटसन ने कहा था कि शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता
विकास की ओर किसी भी अवस्था से बहुत अधिक होती है। जो वाटसन था उन्होंने कहा था कि जो शिशुअवस्था है उनमें सीखने की जो तीव्रता है और सीमा वो और अवस्थाओं से सबसे तेज होती है दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा हम देख लेते हैं और किसकी जो है कथन है वो इम्पोर्टेंट। जॉन लॉक, हाँ जॉन लॉक ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ये किस आपको ऐसे कैसे पुट अप हो सकता है? तो जॉन लॉक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका इनका कथन। शिशु का जन्म जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जो कोरी स्लेट होता है उसे तबुला रासा कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को किन किन नामों से पुकारा जाता है, जो कि लगभग आप 5 से मानकर 12 वर्ष तक मान सकते हो, 5 से 12 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे निर्माण, कार्यकाल, अनोखा काल। कोल एंड ब्रुक्स ने कहा था, इसको आप याद कर सकते हो। ऐसे पूछा जा सकता है कोल एंड ब्रुक्स ने इसे क्या कहा था बाल्यावस्था को, तो आपको या फिर कह सकते हैं कि अनोखा काल किसने कहा था, तो कोल एंड ब्रुक्स। आप याद करने की ट्रिक है कि सबसे पहले बच्चे को हम कोलगेट एंड ब्रुश दे देते हैं तो उसको एक अनोखी अनुभूति होती है, तो इसी कह सकते हैं इन्होंने कहा था कि अनोखा काल। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु शैक्षिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण काल है ये। गैंग मतलब एक टोली की अवस्था, बच्चा टोली बना के रहता है इस अवस्था में। मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है, उसको एक वहम रहता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ। वैचारिक क्रियावस्था, ठीक है, खेल की आयु, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है, गंदी अवस्था, उत्पाती अवस्था, ये अलग अलग इनके जो नाम दिए गए। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि बाल्यावस्था के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं। तो जोरोस थे, उन्होंने कहा था दोस्तों कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक है, उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। ये आपको कथन ऐसे कैसे पुटअप हो सकती है दोस्तों, आप ध्यान रखना है इनके जो कथन दिए गए। मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे तो बहुत कथन है, बहुत मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग बातें कही, लेकिन हम इम्पोर्टेंट है वो कथन देख रहे हैं दोस्तों। कोल एंड ब्रुश, जैसा मैंने आपको वैसे बता देता, कोलगेट एंड ब्रुश सभी बच्चा लेता है सबसे पहले, तो उसको एक अनोखा अनुभूति होती है, तो अनोखा काल कहा था इन्होंने। ठीक है, स्टेक कहा था कि स्टेक ने क्या कहा था, ऐसा शायद कोई भी खेल हो जो 10 वर्ष का आयु का बालक है वो नहीं खेलता हो। मतलब बालक 10 वर्ष का उम्र का बालक है वो सभी तरह के खेल खेलता है, ये कहा था स्टेक ने दोस्तों। और नेक्स्ट कहा था जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था शिशुअवस्था कहा जाता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता बाल्यावस्था में रहती है दोस्तों। अब हम किशोरावस्था की बात करने वाला है, जिसको अंग्रेजी में कहा था एडोलसेंस। तो इसकी उत्पत्ति, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। बिल्कुल परिपक्वता की ओर आप बढ़ेंगे, क्योंकि किशोरावस्था के बाद बालक है वो परिपक्व होने लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किशोरावस्था को क्या क्या नामों से जाना जाता है। जैसे कि हर अवस्था को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो किशोरावस्था को दोस्तों कहा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किलपैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक कठिन, इस तरह आप याद कर सकते हो, किलपैट्रिक कठिन। किलपैट्रिक ने कहा था कि कठिन काल है जीवन का। आंधी और तूफान की अवस्था, तनाव और संघर्ष की अवस्था, उलझन की अवस्था। दोस्तों ये ऐसी अवस्था आ जाती है कि अलग अलग टेंशन, अलग अलग तनाव आ जाते हैं, आंधी और तूफान के अलग अलग संवेग आते हैं मानव के अंदर, अलग अलग हार्मोन्स उसके सक्रिय हो जाते हैं, तो अलग अलग उनके अंदर विचार आते हैं, उलझन भरी अवस्था, अनेक समस्या आ जाती है उनके सामने, झंझावत की अवस्था। ठीक है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको गोल्डन एज भी कहा जा सकता है। इसमें हमारा जो भी हमको बनना होता है दोस्तों भावी जीवन में, वो हम सब कुछ तय कर लेते हैं इस अवस्था में। तो बसंत ऋतु भी कहा जाता है इसको, पर्यावरण की अवस्था कहा जाता है, अवास्तविकताओं की अवस्था। ये पॉइंट आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे पुट हो सकते हैं दोस्तों, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। वास्तविकताओं की आयु, संक्रमण अवस्था, तो परिवर्ती अवस्था, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति की अवस्था, विशिष्टता की खोज का समय। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं किशोर अवस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या अपनी बातें कही है, क्या उनके कथन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेनी हॉल ने जो कथन दिया वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको शायद मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको इनका जो कथन है वो ऐसे कैसे आपको एग्जाम मिल सकता है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष का काल है। क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है दबाव, तूफान और संघर्ष का काल है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव,
तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन है। तो अलग अलग आपको मनोवैज्ञानिक दिए जा सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन पुट हो सकता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन इनका। और इसके अलावा इन्होंने एक और कथन दिया था, किशोरों में जो शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात ही होते हैं। और एक कहा था नहीं, किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी समय उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं वो प्रकट हो जाती है दोस्तों। वैलेंटाइन इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत एवं धार्मिक मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। रोश ने क्या कहा था, किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण का पोषण करते हैं। शिशु के समाज किशोरों को वर्तमान के साथ समायोजन करने का कार्य उन्हें आरंभ करना होता है दोस्तों। किलपैट्रिक ने क्या कहा था, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किलपैट्रिक कठिन। जोश ने क्या कहा था, किशोरावस्था से युवावस्था की पुनरावृत्ति है। और दोस्तों अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से जो वो 3 अवयव बताए हमारे, इदम, अहम और सुपर ईगो, परम अहम। तो ये इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है और हर एग्जाम में जो भी साइकोलॉजी आती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से पुटअप होता है। इदम का मतलब होता है अचेतन मन, इसका होता है कुसंयोजन। चेतन मन ईगो के अंतर्गत होता है चेतन मन, और आपका इससे होता है आपका समायोजन। ये वो वाला ईगो नहीं है, इससे आपका समायोजन होता है दोस्तों। बाकी इदम की विशेषता बताए रखी, सुखवादी सिद्धांत। इदम के अंतर्गत हम जो भी सुखवादी कार्य करना चाहते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इच्छाओं का भंडार है, अनैच्छिक एवं अपराध कार्य, पशु प्रवृत्ति, अचेतन मन में से संबंध होता है। कुसंयोजन के लिए जिम्मेदार होता है कौन, इदम जिम्मेदार होता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको ऐसे पूछ सकता है कि वास्तविक सिद्धांत कौन किसके अनुसार आता है, ईगो के अनुसार। चेतन मन से संबंध, इदम एवं सुपर ईगो के बीच का संतुलन कार्य कौन करता है, ईगो करता है। समायोजन की अवस्था है, व्यक्तित्व का कार्यपालक है ये ईगो। और एक आता सुपर ईगो, आदर्शवादी सिद्धांत, आध्यात्मिकता की ओर रुझान, नैतिक व आदर्शवादी बातें आदर्शों की अधिकता कुसंयोजन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम, मतलब लर्निंग, मतलब सीखना। अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, मानचित्रण और निरूपण, ये सब हम पढ़ने वाले दोस्तों। अधिगम क्या होता है? अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है, उसे कहते हैं हम अधिगम। तक तरह से हम मतलब परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते, हमारे व्यवहार में उससे परिवर्तन आता है और हमारे अनुभव है उनका लाभ उठाते हुए हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसका परिमार्जन का होता है, वो होता है अधिगम। तो अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, क्रॉनबैक, तो इनके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई, वो देख लेते हैं हम। क्रो एंड क्रो, दो वेनेती, इन्होंने क्या कहा था कि सीखना आदतों व ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन, वो है क्या अधिगम है। इसके अलावा वुडवर्थ जी है, उन्होंने कहा था कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, वो है अधिगम। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो गेट्स ने दी थी दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। तो ये इनके द्वारा दी गई थी। गिलफर्ड के द्वारा दी गई थी, व्यवहार के परिणाम स्वस्थ व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम है। और दोस्तों अब हम देख लेने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अधिगम के सिद्धांत दिए गए, लेकिन हम इतना डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उनका नाम ध्यान रखना, हमको कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उन्होंने 1893 में अपनी शोध में के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। 1913 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके बाहर मांस का टुकड़ा रखा, जो कि एक उद्दीपक स्टोप्लस का कार्य किया, उन्होंने उद्दीपक का कार्य किया को देखकर अनुक्रिया की, किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा अनुक्रिया की गई, और उन्होंने इस तरह बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किसके द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, तो वो थे थॉर्नडाइक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा था कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को देखकर, जो उद्दीपक था उसको देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया की थी, तो इन्होंने कहा था कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में संबंध होता है। उद्दीपक को देखकर जब बिल्ली अनुक्रिया करती है
तो उनमें कुछ न कुछ संबंध है, जभी तो अनुक्रिया होती होती है दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि दोनों में एक संबंध होता है, एक बंधन होता है। इस आधार पर इनका जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है संबंधवाद या संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत। ये अलग अलग इनके सिद्धांत के नाम दिए जाते हैं दोस्तों। तो इनका सिद्धांत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपको मोटे मोटे इनकी जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए थे अपने अधिगम के अंतर्गत। तो इनके 3 नियम थे वो तो मुख्य थे, और 5 नियम गुण नियम थे। तो जो मुख्य नियम कौन से थे दोस्तों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। और गौण नियम थे बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विकास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साचारी परिवर्तन का नियम। और दोस्तों दूसरा हमारा अधिगम का सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। ये दिया था इवान पावलोव, आईपी पावलोव के द्वारा। तो पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, प्राचीनतम अनुबंधन या पारंपरिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। बहुत नाम इसके, संबंध प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। ये सभी इनके जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है पावलोव के द्वारा दिया गया, उसके अलग अलग नाम है। तो दोस्तों जो पावलोव थे, इवान पावलोव, आईपी पावलोव, ये रूस के थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया दोस्तों, और 1904 में ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर, अलग अलग टाइप से, मतलब इनको भोजन दिया जाता था। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या प्रयोग किया इन्होंने। तो दोस्तों इनके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया। सबसे पहले इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा, तो कुत्ते के मुंह से लार गिरी। तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन को देखकर स्वाभाविक रूप से कुत्ते के लार गिरना वो एक स्वाभाविक घटना है, क्योंकि भोजन को देखकर उनकी लार गिरती है, उससे क्रिया हो जाती है, तो लार गिरना एक स्वाभाविक घटना है। तो इन्होंने प्रयोग किया, धीरे धीरे इन्होंने मतलब भोजन रखा और उसके साथ घंटी बजाई, भोजन और घंटी, भोजन और घंटी। ये कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। तो उसके कुत्ते के अंदर से लार गिरती रही, भोजन के साथ घंटी बजती रही और लार गिरती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजाई और फिर बाद में भोजन दिया, पहले घंटी बजाई फिर बाद में दिया। तो कुत्ते के अंदर से लार गिरती रहती थी। और एक बार ऐसा समय आ गया कि इन्होंने भोजन नहीं दिया, फिर भी घंटी बजाने के बाद भी कुत्ते से लार गिर रही थी। मतलब जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, उसकी अगर हमारे स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार जब अनुक्रिया की जाती है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी उसका एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, क्योंकि जब अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाने से ही कुत्ते के अंदर लार टपकना शुरू हो गई थी दोस्तों। जब इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई, तो घंटी बजाने से ही कुत्ते के अंदर जब भोजन नहीं दिया, तब भी उसके अंतर्गत उससे लार टपक रही थी। तो एक अस्वाभाविक जो उद्दीपक था, उसके साथ भी उनका एक अनुबंधन हो गया दोस्तों। ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था आईपी पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते कौन सा सिद्धांत है। तीसरा हमारा अधिगम का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या कार्यात्मक जो इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, वो सिद्धांत इनका द्वारा दिया गया। ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? V.F. स्किनर, अमेरिका के थे। 1938 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया अपना, सक्रिय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये सिद्धांत दिया V.F. स्किनर ने। स्किनर के द्वारा प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया गया था। ज़्यादा हम देखेंगे नहीं डीप में जाकर, ये इनका सिद्धांत था, पूछा जा सकता है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। इनके स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, वो पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आप देख लो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और तो हमारा अगला सिद्धांत है दोस्तों गेस्टाल्टवाद या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ये सिद्धांत दिया था दोस्तों मैक्स वर्दीमन के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमन के द्वारा। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं हम सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये गेस्टाल्ट है वो जर्मन भाषा का एक शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक है, उन्होंने अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ये क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन। कोरलन ने अपना सिद्धांत वो किस पर किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी था जिस पर इन्होंने प्रयोग किया।
और हमारा नेक्स्ट 5वां सिद्धांत दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। कनाडा के थे अल्बर्ट बांडुरा, जिनका अभी 2021 में इनका निधन हुआ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बांडुरा का निधन कब हुआ या 2021 में किस मनोवैज्ञानिक का निधन हुआ था। अल्बर्ट बांडुरा। मॉडलिंग थ्योरी दी गई थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था दोस्तों इनके द्वारा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अलग नाम है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत या मॉडलिंग थ्योरी। ये इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम है, आप याद कर लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट सिद्धांत दोस्तों पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये दिया गया था दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था, ये CL हल के द्वारा दिया गया, क्लार्क हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट हम सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत दोस्तों आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। सिर्फ नाम याद रख लो, आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत है कुर्ट लेविन का चित्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीवन दायरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या कुर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। इसका अलग नाम है तल रूप सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी या सदिश व कृष्ण का सिद्धांत, अक्टर एंड वैलेंस थ्योरी, सदिश एंड कृष्ण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है, किस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है दोस्तों। तो ये था जीवन दायरा का सिद्धांत, इसके अनुसार ये बात आपके सामने आती है दोस्तों। नेक्स्ट 10वां सिद्धांत टोलमैन का चिन्ह या पूर्णांकन प्रतीक साइन थ्योरी, प्रतीक सिद्धांत या साइन थ्योरी या टोलमैन का सिद्धांत। टोलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से वो अधिगम करता है। हम बच्चे को चिन्ह दिखा दिखा के उनको सिखाते हैं तो वो चिन्हों के माध्यम से अधिगम हो गए दोस्तों। उन्होंने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह का नाम दिया है। नेक्स्ट सिद्धांत है गुथरी का सामीप्य संबंध सिद्धांत या सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। ये गुथरी के द्वारा दिया गया था। इसका अलग नाम है दोस्तों प्रतिस्थापन सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और इसको स्व सामर्थ्य सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। तो अब हमारे लगभग सिद्धांत सभी समाप्त हो गए। एक और सिद्धांत बचा था, वो था मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके अलावा हमारे जो भी सिद्धांत थे अधिगम के वो सिद्धांत दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। इन सिद्धांतों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों, सिद्धांतों को ढंग से देख लीजिएगा आप। और अगर आपको ये PDF अगर पूरा चाहिए तो मैं आपको PDF भी दे सकता हूँ, आप कमेंट कर दें दोस्तों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो भी अधिगम निर्योग्यता है, सक्षमता है, सामान्यता है, उनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्या है अधिगम निर्योग्यता, उनको हम देख लेते हैं। पढ़ने लिखने समझने आदि में शारीरिक या मानसिक किसी भी कारण से बाधा अगर उत्पन्न होती हो तो उसे हम कहते हैं अधिगम निर्योग्यता। तो अलग अलग तरह की निर्योग्यता आती है तो उनको हम देख लेते हैं। इन सबको छोड़ के जो भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी जो भी अक्षमता होती है उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। एक याद करने की तरीके दोस्तों, ग्राफिया, ग्राफ मतलब हम लोग ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, तो वो लिख के तो बनाते ग्राफ, तो वो इस तरह आप याद कर सकते हो। ग्राफ मतलब लेखन संबंधी वो आपकी अक्षमता। एक होती डिस्लेक्सिया जो होती पठन पाठन संबंधी आपकी व्यतिक्रम या इसको हम अक्षमता बोल सकते हैं। और डिसकैलकुलिया, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई दोस्तों, कैलकुलेशन। कैलकुलिया क्या आ रहा है इसमें, हम कैलकुलेशन बोल सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब गणना करना, तो गणनीय जो हमारी अक्षमता तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया लेखन पठन या गणितीय व्यतिक्रम। और एक होता है अफेजिया जो होता भाषा का घात होना। होता हाइपरलेक्सिया शब्दों या वाक्यों को बिल्कुल नहीं समझ पाना। ये हमारी अक्षमताएं होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अब अधिगम का टॉपिक समाप्त होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना है, मोटम से या मूवर से बना है। इसका अर्थ होता है दोस्तों गति करना, मतलब गति, हमारे जो भी मोटिवेशन है उसके द्वारा हमारे अंदर एक गति पैदा हो जाती है दोस्तों। तो इसकी हम सामान्य डेफिनेशन देखने, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो कि व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या धक्का देता है, बल लगाता है, गति प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन है उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो फ्रेंच एंड कुछ फील्ड है उनके द्वारा कहा गया था कि जब अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये
पॉइंट जो स्किनर के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना। स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम को स्रोतकृष्ट राजमार्ग है। जो हमारे अंदर अभिप्रेरणा है वो सर्वोच्च राजमार्ग है हमारे अधिगम का। गुड ने कहा था कि किसी क्रिया को आरंभ करनी, उसे जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है वही अभिप्रेरणा है। और अब हम लोग देख लेते दोस्तों अभिप्रेरणा के सोर्स क्या है, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन, हमारे अंदर प्रेरणा, अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है जिसके द्वारा। तो उसकी सोर्स क्या है? सबसे पहले आवश्यकता, नीड। कोई भी हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है तभी हमारे अंदर एक अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। ये होता है चालक, प्रणोदन या अंतर्नोद, ड्राइव। जैसे हमको भूख लगी तो भूख एक हमारे अंदर क्या हो गया? ड्राइव हो गया, एक चालक हो गया। तो हम भूख लगेगी तो हम अगर खाना खाएंगे तो इससे हमें हमारे अंदर गति हुई ना दोस्तों। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा में कहा गया था एक गति प्रदान करता, हमें धक्का प्रदान करता। तो एक चालक होना जरूरी है, इसमें स्रोत है इसके। नेक्स्ट दोस्तों उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव, इसका भी होना जरूरी है। अभिप्रेरणा के अनुसार उद्दीपक या प्रोत्साहन का, प्रेरक का होना जरूरी है दोस्तों। और अभिप्रेरणा, इसके अलावा अभिप्रेरणा दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा जो बाह्य किसी अन्य प्रभाव से उत्पन्न होती है, वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले अभिप्रेरणा के सिद्धांत, कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिए गए उनको हम देख लेते हैं। मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत, या ये दिया गया था दोस्तों विलियम मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम मैकडूगल का द्वारा दिया गया था मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत। तो जो मैकडूगल थे उन्होंने 14 हमारी मूल प्रवृत्तियां बताई थी दोस्तों, और उनसे जुड़ा एक संवेग होता है। इस तरह 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग मैकडूगल के द्वारा बताए गए थे, हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है विलियम मैकडूगल को, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उन्होंने उनसे जुड़े क्या संवेग बताए दोस्तों। तो भय होता है ना संवेग, उससे जुड़ी होती है हमारी प्रवृत्ति पलायन कर जाना। अगर हमको भय लगेगा कहीं भी दोस्तों तो हम पलायन कर जाएंगे, हम भाग जाएंगे। क्रोध होगा तो युद्धइच्छा या आक्रमण, हमारी युद्ध करने की इच्छा होगी क्रोध से। भूख से भोजनावेशण, हम भोजन करने जाएंगे। घृणा, अप्रियता, विकर्षण, वात्सल्य या पुत्र कामना, कष्ट से संवेदना होगी। आश्चर्य से जिज्ञासा, कामुकता से काम, आत्मविमर्श से विनीत भाव या दया का भाव, आत्माभिमान, आत्म प्रदर्शन या एकांकीपन से सामूहिकता, अधिकार भावना, संग्रह करना, रचनावृत्ति, आमोद या हास्य। मैकडूगल ने भय को सबसे महत्वपूर्ण जो संवेग माना है दोस्तों, मैकडूगल ने सबसे जो महत्वपूर्ण संवेग माना है वो भय को माना है। और दोस्तों दूसरा सिद्धांत है हमारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। तीसरा सिद्धांत है उपलब्धि या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जो कि डेविड सी मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया। सक्रियता सिद्धांत है जो कि सोलोवस्की और मेल्मो और लिंडसले, इनके नाम महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, चैपलिन, कोफर एंड एप्पल, इनके नाम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे जो मोटिवेशन था, अभिप्रेरणा था, वो टॉपिक हमारा समाप्त होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि। ये हमारा अगला टॉपिक है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग 1960 में क्लिफोर्ड वियर्स ने अपनी पुस्तक थी ए माइंड दैट ट्यूनल इट्स एल्फ, इसके अंतर्गत किया गया था। तो जो एक परिषद बनाई गई थी अमेरिका में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद, उसकी स्थापना की गई थी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। इस परिषद ने मुख्य रूप से क्या कार्य किए? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य के रोगों की रोकथाम, मानसिक रोगों का उपचार, ये सब इन्होंने कार्य किए। एल्फ्रेड ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य होता है मानसिक स्वास्थ्य का रख रखाव करना, मानसिक विकृतियों से बचाव, उनसे याद है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों? मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंध है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन का तात्पर्य होता है दोस्तों व्यक्ति की आवश्यकता या उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। मतलब व्यक्ति की जो आवश्यकता है, उन्हें पूरा करने की जो परिस्थितियां है, उनके अंतर्गत हम जो कैसे किस तरह से हम तालमेल बैठाते दोस्तों, वो होता है समायोजन। ये कहा था शेफर ने।
ये कहा जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी असामान्यता की स्थिति को कुसंयोजन या मानसिक रोग कहते हैं। ये कहा था गेट्स एंड अन्य ने। तो जो मानसिक रोग क्या क्या हो सकते हैं? तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नावशा, कुंठा, द्वंद्व, संघर्ष, ये अलग अलग हमारे मानसिक रोग है दोस्तों। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले 1885 में इंग्लैंड के फासिस्ट गोल्टन थे, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था 1885 में सर्वप्रथम फासिस्ट गोल्टन के द्वारा। इंग्लैंड के निवासी थे। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया में मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये इस पुस्तक का प्रकाशन किया था इनके द्वारा। 1890 में ही केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। ये क्वेश्चन, ये दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसको जरूर आप ध्यान में रख के जाना दोस्तों। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था वो बिने एंड साइमन के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया था। और जो ये है आपके सर्वप्रथम स्टन एंड कोलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। और बाद में 1916 में भी टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र संशोधित सूत्र दिया गया था। तो जो टर्मन द्वारा दिया गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। तो ये सूत्र है आई के बराबर मानसिक आयु तो वास्तविक आयु गुणा 100। आपको इनमें से कोई भी दो चीज़ें दे दी जाएगी दोस्तों। आपको बुद्धि लब्धि दे सकते हैं या वास्तविक आयु या मानसिक आयु, कोई भी दो चीज़ दे सकते हैं। आपसे तीसरी चीज़ पूछी जाएगी दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप इस सूत्र की सहायता से इसको कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, जिनमें से हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। जो बंकिमगम है, उन्होंने कहा था कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा था? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। रोस ने क्या कहा था कि नवीनतम परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ये कहा था इन्होंने। हम बुद्धि की विशेषता देख लेते तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक ही सीमित रहता है। एक पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये बर्ट एंड पर्नन के द्वारा दिया गया था। सिद्धांत है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया था। इनकी पुस्तक थी बियॉन्ड आईक्यू। उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। दूसरा सिद्धांत है हमारा 10वां बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया गया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हावर्ड गार्डनर ने दिया था, जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी 1983 में दिया गया था। उन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार बताए थे बुद्धि के। फिर बाद में 1998 में 8वां और वर्तमान में 9 इनके प्रकार है। बाद में संशोधन करके 2 और बता दिए इन्होंने। इस तरह वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार इन्होंने बताए थे। तो कौन कौन सी है? भाषाई, तार्किक, संगीतमय, स्थानिक, शारीरिक, अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, ये 9 इन्होंने प्रकार बताए थे। बुद्धि मापन के सोपान क्या क्या है? वास्तविक आयु क्या होती है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, इनका टर्मन द्वारा सूत्र दिया गया था। बुद्धि लब्धि परीक्षण का इतिहास ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हम देख लेते हैं वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। हाँ, ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। भारत में सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण किया गया था 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम भारतवासी है तो भारत का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तो पता होना चाहिए। विश्व का तो पता है कि बिने के द्वारा किया गया था। वो एक और था, मेरे को नाम याद नहीं कर था उसका, ठीक है। तो हमको भारत का भी याद होना चाहिए, CH राइस के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राइस ने साइमन एंड बिने ने किया था दोस्तों वो परीक्षण। साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन सिद्धांत में परीक्षण कहलाया। हिंदुस्तानी बिनी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल इसको कहा जाता है। और इसके अलावा भी राजाशंकर, सोनलाल भाटिया, जलोटा आदि के द्वारा बुद्धि परीक्षण का हमारा निर्माण किया गया था। बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व सामूहिक रूप से किया जा सकता है। व्यक्तित्व रूप में हम शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से कर सकते हैं। सामूहिक रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक और इसके अशाब्दिक के अंतर्गत निष्पादन परीक्षण या पेपर पेंसिल परीक्षण भी किया जा सकता है। और हाँ, बुद्धि से संबंधित ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि दी गई है और उसको किस वर्ग में रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होता है।
तो 140 से अधिक जिनकी बुद्धि होती है उनको हम कह सकते हैं जीनियस, या मतलब प्रतिभाशाली। 120 से 139 तक होते हैं उनको हम प्रखर बुद्धि कह सकते हैं। 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि। 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि। 80 से 89 तक मंद बुद्धि। डायरेक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों कि 110 से 119 तक किस बुद्धि के व्यक्ति रहते हैं, तो वो थे तीव्र बुद्धि वाले। 70 से 79 निर्बल बुद्धि। 70 से कम होता मूर्ख होता है दोस्तों। 50 से 69 तक मूर्ख। 25 से 49 तक मूड, और 25 से कम होता है वो जड़ बुद्धि होता है। दूसरी होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेग क्या होता है? व्हाट इज संवेग? शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द है वो फे फे जो होता है इमोवर। इमोवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, मतलब संवेग मतलब वेग प्रदान करना। ठीक है, तो ये होता है इमोशन दोस्तों। लैटिन भाषा के शब्द की उत्पत्ति संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा में परिवर्तन करते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं। सभी संवेगों का विकास एक साथ नहीं और धीरे धीरे होता है। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में वाटसन ने बताया था कि नवजात शिशु में 3 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। ब्रिजेश के अनुसार जन्म के समय केवल एक ही संवेग होते है, वो उत्तेजना। 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास है वो दोस्तों हो जाता है। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सुखद संवेग, एक दुखद संवेग। तो दोस्तों हमारा बुद्धि का ये टॉपिक था, हमने बुद्धि के बारे में खूब पढ़ लिया है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो जो दोस्तों ये पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। दोस्तों प्राचीन समय में जो बाह्य रूप रेखा के आधार पर व्यक्ति को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा इनकी बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य एवं आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जा सकता है दोस्तों। पहले जो उनका बाह्य रूप था उसी के आधार पर व्यक्तित्व को दोस्तों परिभाषित किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी परिभाषा दोस्तों बदल चुकी है। पोल पोर्ट की जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही जो भी अलग अलग व्यक्तित्व की परिभाषा उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा दोस्तों पोल पोर्ट की है। पोल पोर्ट ने क्या कहा था? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। क्या है? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक, दोस्तों इसको याद कर लेना, बड़ी ही सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व की परिभाषा है यही है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। मनोदैहिक दशाओं का, मन प्लस दैहिक, मन और देह मतलब शरीर, इन व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। मनोदैहिक आंतरिक व बाह्य, गत्यात्मक परिवर्तनशील, और अपूर्ण मतलब जो पहले न किया हो होता अपूर्ण। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? व्यक्तित्व जन्मजात या अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जो व्यक्तित्व है वो स्प्रिंगर के द्वारा अलग अलग 6 भागों में बांटा गया। सैद्धांतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक या धार्मिक। तो जुंग था, इनका जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो सबसे प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। जुंग ने 2 भाग बताए थे व्यक्तित्व के, एक अंतर्मुखी, एक बहुमुखी। ठीक है, और एक बताया था उभयमुखी। इस तरह 3 भाग बताए इन्होंने। जो उभयमुखी होता है इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, अंतर्मुखी और बहुमुखी। तो यही सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में प्रचलित है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं बुद्धि जो परीक्षण की विधियाँ है, अलग अलग विधियाँ है, बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। इनसे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों, पहली विधि है उसको हम TAT मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण विधि भी इसे कहा जाता है। ये बुद्धि देखिए दोस्तों TAT मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा 1935 में ये विधि दी गई थी। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। ठीक है, चित्रों संबंधित 30 कार्ड होते हैं, एक खाली कार्ड होता है दोस्तों। ठीक है, और इस परीक्षण में 10 कार्डों में पुरुषों से संबंधित, 10 पर स्त्रियों से संबंधित, 10 पर दोनों से संबंधित वो चित्र होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण विधि वो देख लेते हैं हम, बाल संप्रत्य परीक्षण विधि। ये विधि दी गई थी लियोपोल्ड वॉलोक के द्वारा 1948 में दी गई थी। ज़्यादा हमको देखना नहीं है। इसमें 10 कार्ड होते हैं जो कि जानवरों से संबंधित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। रोसा शाही धब्बा परीक्षण विधि कहा जाता है, इंक्लोड टेस्ट कहा जाता है, जो कि हमें रोसा के द्वारा दी गई थी, जो 1921 में दी गई थी। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं दोस्तों। दूसरा SCT मतलब सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण 1930 में दी गई थी। विकास क्रिया पाइन एम टेंडलर के ये परीक्षण विधि दी गई थी दोस्तों। इस परीक्षण में वाक्य को पूरा करना होता है। तो इस तरह ये आपका परीक्षण के
हो गया। एक 5वां नंबर का है स्वतंत्र शब्द साचर्य परीक्षण FWAT, ये दिया गया था गाल्टन के द्वारा। तीसरा है चित्रकुंटा परीक्षण PFT, ये दिया गया था रोजनविक के द्वारा 1949 में दोस्तों। इसमें 24 है वो कार्टून वाले चित्र होते हैं दोस्तों, जो कि कुंठा को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका परीक्षण टेस्ट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा है, खेल एवं नाटक विधि, जो कि मोरेनो के द्वारा दी गई थी दोस्तों। कुछ अप्रक्षेपी विधि है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं कि क्वेश्चन तो पुटअप हो सकता है। एक बार उनके नाम हम देख लेते हैं। विलियम, जो कि आत्मकथा विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, वो दोस्तों विलियम मोल्ट के द्वारा दी गई। विधि का नाम और किसके द्वारा दी गई थी हम ये देख लें। तो आत्मकथा अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी, उनके शिष्य थे टिचनर। नेक्स्ट विधि व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं, टाइडमैन के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ये प्रश्नावली विधि, व्यक्तित्व अनुसूची या कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है दोस्तों, ये विधि दी गई थी वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट विधि है हमारी हाँ। तो दोस्तों अब हमारा बुद्धि का टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। जो भी परीक्षण की विधियाँ थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो इंटेलिजेंस हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तित्व विभिन्नता हम टॉपिक अब पढ़ने वाले दोस्तों। सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति है जो संसार में एक यूनिक होता है, वो सबसे विभिन्न होता है। कोई व्यक्ति सेम नहीं हो सकता दोस्तों, तो कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, वो अपने अपने इंडिविजुअल या यूनिक होते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता का संप्रत्यय वो गाल्टन के द्वारा दिए गए। इनके अलावा टॉयलर, जेम्स ट्रेवर, केटल, स्किनर आदि के द्वारा भी इस दिशा में योगदान दिया गया था। टॉयलर ने क्या कहा था कि शरीर के रूप में, रंग में, आकार में, सीखने, गति, बुद्धि, स्मृति, उपलब्धि, रुचि या रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली जो भी विभिन्नता होती है उनको हम व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हैं। स्किनर ने क्या कहा था दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे व्यक्तिगत भिन्नता, तो इसमें हमने देख लिया टॉयलर ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में। अब हम स्किनर की परिभाषा देखने वाला है। स्किनर ने कहा था कि व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। वो सभी पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता की विशेषता, इन्होंने अलग अलग विशेषताएं बताई व्यक्तित्व विभिन्नता की। कोई भी दो शील गुण किसी भी दो व्यक्तियों में बिल्कुल समान नहीं हो सकते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इन्होंने व्यक्तित्व विभिन्नता विशेषता बताई। प्रसामान्यता, ये हमको विशेषता दी जा सकती है और इन विशेषताओं से हमारा क्वेश्चन है वो पुट हो सकता है दोस्तों, पुटअप हो सकता है। अधिकांश व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा वो सामान्य होती है। वृद्धि की विभेदीय दर होती है, सीखने की विभेदीय दर होती है, ये सब में अलग अलग पाई जाती है दोस्तों। शील गुणों का परस्पर संबंध, वंशानुक्रम क्रम व वातावरण का प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता के स्तर व पहलू, अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिष्णुता, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सभी सबके अलग अलग होते हैं। इनमें सभी में विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों। व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, वातावरण भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, विद्यालयी, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण, जातीय, देश, लिंग, भेद, शिक्षा, आयु, आर्थिक स्थिति, ये सभी हमारी बुद्धि तो विविध अधिगम करता। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिभाशाली बालक है। क्वेश्चन इनकी विशेषताओं से लेकर हम क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकता है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को लेकर। तो क्या होती है इनकी विशेषताएं, सकारात्मक सोच होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करने वाले होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, कठिन विषयों में रुचि रहती है, विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना इनकी हॉबी होती है दोस्तों, अमूर्त कृत्यों के ग्रहण करने की योग्यता होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, उत्तरदायित्व की क्षमता होती है, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना, तीव्र प्रोन्नति, तीव्र त्वरण प्रक्रिया, सुबोधन, विस्तृत पाठ्यक्रम, निगमनात्मक पृथक कक्षाओं की व्यवस्था, अनुभव शिक्षणों की नियुक्ति, पुस्तकालय की सुविधाएं, नेतृत्व का परीक्षण, कभी कभी कक्षा में पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RTE 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो इसमें अलग अलग धाराएँ जिनमें शिक्षा से संबंधित बातें बताई गई है। सभी धाराएँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन पुट होएगा दोस्तों 2009 का शिक्षा का अधिनियम से संबंधित। तो धारा 1 है, उसमें नाम विस्तार से संबंधित जानकारी मिलती है। धारा 2 में शब्दावली, धारा 3 है वो प्रारंभिक शिक्षा, 4 है ड्रॉप आउट, 5 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र,
और छठी जो धारा बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना, और को रखो या ना रखो, छठी धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें विद्यालय स्थापना या दूरी का संबंध, मतलब जो विद्यालय है बालकों से कितनी दूरी तक होना चाहिए, इसके संबंध में छठी धारा में आपको जानकारी दी गई दोस्तों। 7वीं है वित्तीय सहायता अनुपात, सरकार के कर्तव्य। 8वीं में नवीन निकायों के कर्तव्य। 10वीं माता पिता अभिभावकों कर्तव्य। 11वीं में आंगनबाड़ी। 12वीं में आरक्षण, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, 12वीं आपकी धारा आरक्षण से संबंधित बात की गई है। 12वीं में 13वीं में प्रवेश जुर्माना। 14 में सर्टिफिकेट। 15 में 30 सितंबर। 16 में फेल दंड, इन सब की बात की गई है दोस्तों। सारी जो भी शिक्षा संबंधी बात होती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में समाहित की गई है दोस्तों। और आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी धारा है दोस्तों, बिल्कुल 21वीं आपकी जो धारा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है, इसके गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 22 में योग्यता का संचालन। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता का प्रावधान किया गया है। 24 में शिक्षक के कर्तव्यों की बात की गई दोस्तों। स्नातक शिक्षक अनुपात की बात 25 में की गई है। 26, 27, 28, 29 और इस तरह आपकी टोटल जो धाराएँ है वो 38 धारा है इसमें दोस्तों, शिक्षा अधिकार अधिनियम में। तो ये हमारे जो भी साइकोलॉजी थी दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को मेरे द्वारा कवर किया गया दोस्तों। इसमें हमारी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइकोलॉजी में बड़ी सहायता मिलने वाली, आपके पेपर में अनेक क्वेश्चन पुट अप होने वाले, इन्हीं चीज़ों से आपके क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना दोस्तों। बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़ी मेहनत के साथ लगातार 1 घंटे से मैं आपको इस साइकोलॉजी की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो मैंने आपको बताए दोस्तों। तो यही थी जो महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि ज़्यादा भी मैं आपका टाइम ख़राब करना नहीं चाहता दोस्तों। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सिर्फ मैंने वही बातें आपको बताई दोस्तों। 206 पेजों का मेरे पास जो ये नोट्स थे साइकोलॉजी के, इनमें से मैंने जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको सारी बातें बता दी, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिहाज से बड़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यही था वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि इनमें से आपके अनेक क्वेश्चन हैं वो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ऐसे कैसे आने वाले दोस्तों। जो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, उन पे जिन पे जो मैंने बताया था उन पे आपको विशेष ध्यान देना दोस्तों। तो यही था वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।